नमस्ते विद्यार्थियों। आज मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का पहले पेपर का पहला टॉपिक और हिंदी मीडियम की आज क्लास होने वाली है। एमए पॉलिटिकल साइंस के पहले पेपर में पहला टॉपिक और पहली इकाई है। पहली इकाई का पहला टॉपिक भारतीय ज्ञान परंपरा में राजनीतिक चिंतन, उत्पत्ति एवं विकास। आपके सामने एक प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा में राजनीतिक चिंतन की उत्पत्ति एवं विकास को समझाइए। आज हम इसी को समझेंगे। उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति का विकास, चिंतन और अलग अलग विचारकों के विचार इसको लेकर और इसके विकास क्रम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें भारतीय जो ज्ञान परंपरा है वो प्राचीन काल से चली आई है, जिसमें वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे जहाँ से शुरू हुई है, मतलब प्राचीन काल से चली आई ऐसी एक परंपरा है। मनुस्मृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का मंदकीय नीतिशास्त्र और शुक्र नीति जैसे ग्रंथों में विकसित होती है। इस चिंतन का केंद्र राजा का कर्तव्य और कुशल प्रशासन रहा है। इसमें धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों शक्तियाँ शामिल थीं। यह चिंतन सदियों तक विकसित हुआ और आधुनिक काल में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब जो नीति शास्त्र, शुक्र नीति जैसे ग्रंथ हैं, इनका केंद्र जो रहा है राजा का कर्तव्य और कुशल प्रशासन रहा है, जिसमें शामिल था धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों शक्तियाँ शामिल थी। और आज के समय में इसका प्रभाव देखा जा सकता है अपनी नीति शास्त्र में। अब आते हैं वैदिक साहित्य। इसका स्रोत जो है वो है वैदिक साहित्य। यह प्राचीन ज्ञातव्य स्रोत है। ऋग्वेद, अथर्ववेद में राज्य व्यवस्था के संबंध में भी कहीं कहीं उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी राजनीति विषय के अनेक प्रसंग हैं। अब कौटिल्य के पूर्व के अनुपलब्ध ग्रंथ। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजनीति शास्त्र पर स्वतंत्र रूप से विचारने की परंपराओं का प्रारंभ हुआ, लेकिन इस काल में ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। केवल अन्य ग्रंथों में उनके उदाहरण हैं। महाभारत में एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने राज्य के संचालन के लिए एक विशाल राज्य शास्त्र की रचना की। इस शास्त्र में 1,00,000 श्लोक थे। इन श्लोकों को शिव, विलास, इंद्र, बृहस्पति तथा शुक्र द्वारा संक्षिप्त रूप में प्रदान किया गया। मनु, भारद्वाज और शिवरस आदि अन्य राजनीतिज्ञों का उल्लेख है। राजनीतिज्ञों का एक वर्ग जो ब्राह्मस्पत्य परंपरा का माना जाता है। वैदिक साहित्य एवं मंत्रों को एक पवित्र धोखा मानता है। सभी विद्याओं को दंड विद्या में ही समाहित कर देता है। इन विचारकों ने धर्मशास्त्र एवं दर्शन को राजनीति विज्ञान का पोषक बना दिया। महाभारत में आते हैं अब। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म के अंतर्गत राजा के कर्तव्य, शासन व्यवस्था, विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया। शांति पर्व में इतिहास की संज्ञा दी गई है। महाभारत में आदर्शों राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन, कूटनीति प्रतिपादन है। ठीक है। अब अर्थशास्त्र। स्मृतियों के काल में ही अर्थशास्त्र का उदय हुआ। इसमें धर्म से कम प्रभावित होकर राजनीतिक तथा आर्थिक विषयों का विचार किया गया है। अर्थशास्त्र में सर्वप्रमुख कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें व्यवहार एवं सिद्धांतों के मध्य स्थित
खाई को कम किया गया है। अब एक विचारक हैं, लेखक हैं जो लिखते हैं, इनका नाम है डॉक्टर बेनी प्रसाद। एक प्रशासकीय संगठन की योजना के रूप में अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ ग्रंथ भारतीय साहित्य में नहीं है। यह हिंदू प्रशासकीय सिद्धांत पर एक वक्तव्य है तथा यह कोई भी वांछनीय चीज़ नहीं छोड़ता। महाकवि भास के ग्रंथों में बृहस्पति के अर्थशास्त्र का वर्णन भी आया है, ये ऐसा लिखते हैं। अब आती हैं स्मृतियाँ। महाकवि भास के समय नारद स्मृति, मनु स्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति भी उल्लेखनीय है। इनका रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी तक माना जाता है। इन विभिन्न संहिताओं में राजा के कार्य, कर्मचारियों के दंड विधान, राष्ट्रनीति आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं कामंडकीय नीतिसार। कामंडकीय नीतिसार कौटिल्य के ग्रंथ का छंदोबद्ध संक्षिप्तीकरण मात्र है जो डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार गुप्त काल में 500 ईस्वी के आसपास लिखा गया। प्रोफेसर जायसवाल के अनुसार द्वितीय चंद्रगुप्त मंत्री शिखर स्वामी इस ग्रंथ का लेखक हैं। शुक्र नीतिसार, आगे है शुक्र नीतिसार। इस काल में बाहर स्तप्य सूत्र, चाणक्य सूत्र एवं शुक्र नीतिसार आदि ग्रंथ लिखे गए। कौटिल्य के मतानुसार शुक्र ने दंड नीति को ही एकमात्र विद्या माना है। इसमें राजतंत्रीय व्यवस्था पर विचार है। दंडनीय परराष्ट्र नीति से संबंधित विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। यह लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन करता है। डॉक्टर घोषाल ने इसकी रचनाकाल 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य माना है। अब आते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्धों के प्रारंभिक ग्रंथ त्रिपिटक, जाटकों में जो तत्कालीन व्यवस्था के जीवित चित्र हैं, इस दिशा की सामग्री पर्याप्त उपलब्ध होती है। इसमें बनारस, मगध और तक्षशिला के प्रदेशों का विभिन्न दृष्टियों से विवेचन है। जाटकों से सामंतशाही प्रवृत्तियाँ और वैशेषिक नीतियों का भी चित्रण है। अब आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में महत्वपूर्ण आचारांग सूत्र है। दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ उत्तराध्याय सूत्र है। बाद के ग्रंथों में जिनसेन का आदि पुराण, सोमदेव का नीति वाक्यामृतम, इसे 10वीं शताब्दी में लिखा गया है। और हेमचंद्र का लघु हरनीति 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। प्रमुख है। जैनियों के साहित्य में 12 अंग हैं, जिनमें राजनीति और आचरण शास्त्र के आपसी संबंधों का वर्णन है तथा तत्कालीन भारतीय इतिहास की मूल्यवान जानकारी है। अब आते हैं पुराणों में। पुराण साहित्य में समस्त प्राचीन साहित्य सम्मिलित हैं, जिनका रचनाकाल स्मृतियों से भी अधिक विस्तृत रहा है। वायु पुराण, अग्नि पुराण का महत्व राजनीतिक दृष्टि से दूसरों से अधिक है। मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि प्राचीन इतिहास का विवरण है। इसके अनुसार राज्य एक नैतिक संघ है, जिसमें राजा जन कल्याण का सर्वोच्च साधन है। अब इसके अलावा अन्य साहित्य भी हैं। इस श्रेणी में संस्कृत के अन्य ग्रंथ विदेशी लेखकों के आते हैं। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण, विशाखादत्त का मुद्राक्ष, कालिदास का रघुवंश, बाण की कादम्बरी, शूद्रक का मृच्छकटिक, प्रबोध, चंद्रोदय, सुबंध का वासवदत्ता, पंचतंत्र, सोमदेव का कथा सरित सागर, दांडी का 10 कुमार चरित और
बाण का हर्षचरित्र उल्लेखनीय है। इसमें राजनीतिक विचारों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विवरण है। अब आते हैं विदेशी स्रोतों में। ग्रीक लेखकों में मैग्नेटीज की इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन राजनीतिक नायकों राजाओं का वर्णन है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उसमें काफ़ी समानता है। एस्ट्रोबो तथा पॉलीविन्यास ने भी इस दिशा में काफ़ी कुछ लिखा है। यूनानी स्रोत के अतिरिक्त लैटिन सामग्राफी भी भारतीय राजनीति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। प्लिनी ने भारतीय व इटली राज्यों के संबंध में विवेचना किया है। अब चीनी स्रोत हैं, जो विदेशी स्रोत हैं। चीनी स्रोत से भारतीय शासन प्रणालियों का परिचय मिलता है। फाहियान, ह्यूआनसांग, वायांशो आदि के साहित्य तत्कालीन व्यवस्था आभासित होती है। इसके अलावा साहित्य के अतिरिक्त अभिलेखों, ताम्रपत्र व मुद्रा लेखों आदि में भी हमें राजनीतिक विचारों की जानकारी मिलती है।